हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीजी वन शॉट। तो आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का चौथा लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोशिका की पहले 3 क्लास हो चुकी है, जिसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम पहले बात कर चुके हैं कोशिका झिल्ली की, कोशिका भित्ति की, कोशिका द्रव्य की, केंद्र की, बहुत अच्छे से बात किए थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर चुके हैं, गोल्जी बॉडी की बात कर चुके हैं। आज हम जो है लाइजोसोम, रिक्तिकाएँ, अंतर झिल्ली की कार्यप्रणाली के बारे में ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जैसे कि ये सेल था, सेल के चारों ओर जो है ये कोशिका झिल्ली थी, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये उसका नाभिक था, नाभिक के अंदर डीएनए और आरएनए थे, उसके बारे में हमने अच्छे से बात की थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम था। इसके बाद हम आगे बढ़े थे तो न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की थी, उसके अंदर डीएनए और आरएनए की बात की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये आपको बताया था, अच्छे समझाते, इसको याद रखने बोला था। लास्ट में एमसीक्यू करवाऊंगा, तब देखना आप, ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोला हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें देख लीजिए डीएनए आरएनए दोनों में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, पेंटोस टाइप का शुगर होता है, वन राइबोस होता है। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडीन होता है। ये बताया था आपको, ए जी होता है प्यूरिन, और सी टी और यू, यानी कि कट से याद रखने बोला था आपको पायरिमिडीन के बारे में। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, ए डबल बॉन्ड टी होता है और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं आपस में, ये आपको बताया था। उसके बाद ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। आरएनए में देखो टी की जगह पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट से मैंने आपको बताया था। हाँ, ये डीएनए के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, डीएनए कहाँ कहाँ पर होता है। तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्वेश्चन अक्सर ये आते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ करके डीएनए कहाँ कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको आपको याद रखने बोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर डीएनए जेनेटिक मैटर होता है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण में, संश्लेषण में काम आता है, ये बताया था आपको। फिर डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना जो होता है वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये सब बात हो चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, गुणसूत्र। ठीक है, डीएनए को जो है पैक करने का काम हिस्टोन प्रोटीन करता है, और पैक होने के बाद ये जो क्रोमोसोम कहलाता है, ये सब बात कर चुके थे अपन। क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इसके बारे में बात हो चुकी थी। हाँ, ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा सेल डिवीजन में ही दिखाई देता है क्रोमोसोम जो होता है। अब उसके बाद जो है ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम। एलोसोम, ऑटोसोम के बारे में बात किए थे। जीन के बारे में बात किए थे, जीन की खोज जॉनसन ने की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोलते हैं, ये बताया था। एक जीन एक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ये बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत अच्छे से बात हुई थी। ठीक है, ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है, इसको ऊर्जा का घर बोलते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, ये सब चीज़ मैंने आपको बताया था। ऑक्सी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब लीवर के सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करके किसने दिखाया था, बेंसले हॉर ने दिखाया था। माइटोकॉन्ड्रिया को मीव्स ने खोजा था प्लांट सेल में, सब बारे में बात हो चुका था। राइबोसोम के बारे में बात हो चुका था। राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ये सब काम राइबोसोम का है। लोकेशन कहाँ पर होता है, तो राइबोसोम का ये तो साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। 2 टाइप का राइबोसोम होता है, 70S 80S प्रकार का, उसके 2 टाइप देखे थे, 50S और 30S। तो 50S बड़ा होता है, ये सब बात हो चुका था। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किए थे हम। ठीक है, उसकी डिस्कवरी पॉटर ने की थी। ये इस टाइप का जो केंद्र के पास संरचना होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, एक रफ होता है यानी कि खुरदुरी, दूसरा होता है स्मूथ यानी कि चिकनी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये फॉस्फोलिपिड्स, वसा और जो टॉक्सिक एलिमेंट को अलग हटाने का काम ये सब करता है। इसके बाद आगे देखते हैं, लाइजोसोम के बारे में आज पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। एक क्विक रिवीजन दिया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स का। चलो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइजोसोम, लाइजोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या का थैला, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डी डुवे। इसकी जो खोज है वो डी डुवे ने की थी। ठीक है, अब इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं, इसके 3-4 नाम है, उसको याद रखना है आपको। एटम बम, डस्टबिन, डिस्पोजल बैग। एटम बम, डस्टबिन या डिस्पोजल बैग ऑफ सेल, ये तीनों इसके कहते हैं। या स्कैवेंजर यानी कि सफाई कर्मी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्यों ऐसा बोलते हैं वो देखते हैं। देखो, जैसे ये एक बैग है, इसमें कुछ कुछ रखा हुआ है ना, ये बैग है, इसके अंदर क्या रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि एसिडिक होता है नेचर में। क्या होता है ये याद रखना ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो एसिडिक होता है। ठीक है, ये जो होता है ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कर देता है, यानी कि सेल के अंदर अगर कुछ बड़ा पार्टिकल आ गया है तो उसका डाइजेशन करने का काम इसका होता है। ठीक, सेल के भीतर कोई भी टॉक्सिक या अनवांटेड चीज़ अगर आ गई है तो उसका पाचन जो है लाइजोसोम करता है। ठीक है, उसको लाइजोसोम में डाल देता है सेल। ठीक, कभी कभी हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतना ज़्यादा बन जाता है कि लाइजोसोम खुद फट जाता है, इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और उसके कारण जो है वो पूरे सेल को ले डूबता है। पूरा सेल फट गया, पूरा सेल खराब हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं आत्महत्या का थैला या सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी सेल के पास लाइसोसोम ज़्यादा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आता है, तो शुरू के दो आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी सेल के पास लाइसोसोम ज़्यादा होता है? एक WBC होता है, वाइट ब्लड सेल, और दूसरा कुफर सेल। कुफर सेल जो है लीवर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार ना, कुफर सेल कहाँ पाया जाता है? तो कुफर सेल लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो WBC और कुफर सेल के पास जो होता है लाइसोसोम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं प्लास्टिड। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये देखना प्लास्टिड, जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ते हैं ना अपन, उसको प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लवक, इसका मतलब होता है लवक। ये रंग देने का काम करता है और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, मानव में नहीं पाया जाता ना, मानव या एनिमल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक, अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, इन्होंने प्लास्टिड की खोज की थी। अब यूग्लिना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको याद रख लेना एकदम, 3 स्टार मार्क करके बता रहा हूँ मैं आपको, इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूग्लिना एक एनिमल है, यूग्लिना एक एनिमल है, लेकिन इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का कनेक्टिंग लिंक यानी कि योजक कड़ी कौन है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक है वो है यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रकार का बैक्टीरिया है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना यूग्लिना को। फिर आते हैं प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड 3 टाइप का होता है, यानी कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर, ग्रीन यानी कि हरा कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन यानी कि पत्ते हमको हरा दिखाई देते हैं, पेड़ के पत्ते हरा दिखाई देते हैं, फल सब हरा दिखाई देते हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे मैं बताया था डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको 3-4 बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। एक होता है केंद्रक में, डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, ये 3 जगह डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब ये सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, यही क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, जानते हो आप, ये तो बचपन से पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, यही फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये नहीं बनाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, सब बता देंगे कि पत्तों में होती है। क्वेश्चन तो यहाँ से आता है ब्रो, क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज किससे बनता है? ग्लूकोज बनता है CO2 से। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, जो आप देख रहे हो 6 CO2 निकल रहा है, ये ऑक्सीजन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि जल का ऑक्सीजन है? ये दोनों ऑप्शंस में रहेंगे, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जल का ऑक्सीजन है, जल से निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ग्लूकोज जो बन रहा है ये CO2 से बन रहा है, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को प्लांट का रसोई घर भी कहते हैं, जाहिर सी बात है, वहाँ खाना बन रहा है तो उसको रसोई घर बोलेंगे। ठीक, अब देखते हैं ये क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद दूसरा पिगमेंट हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो हरा रंग को छोड़ करके बाकी जितना भी रंग होता है, हरा रंग को छोड़ करके बाकी जितना भी रंग होता है वो देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट, वो देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। फल और फूल का जो भी रंग है, जैसे कि आगे ये सब इंपॉर्टेंट का चीज़ का मैं रखा हूँ, हर किसी का आप याद नहीं रख सकते, जितना इसमें लिखा है उतना कम से कम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गाजर का। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ल्यूकोपीन के कारण होता है। चुकंदर यानी कि बीट रूट, चुकंदर बीट रूट का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। और सूरजमुखी का पीला रंग, सूरजमुखी एक वो होता है ना फूल, उसका जो पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। इसको तो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल। और यही क्वेश्चन बनता है कि गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो भाई कैरोटीन के कारण होता है, आपको बताना पड़ेगा। सूरजमुखी का पीला रंग किसके कारण होता है पूछ दिया, तो ज़ैंथोफिल उस समय आपको याद आना चाहिए। यही चारों ऑप्शन में दे देंगे आपको, बताओ, है ना, तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब लास्ट जो पिगमेंट बच गया है ल्यूकोप्लास्ट, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अच्छा नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान देना है आपको। क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट में। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ, क्लोरोप्लास्ट है तो मिर्ची का रंग हरा है, क्लोरोप्लास्ट है तो मिर्ची का रंग हरा है। अब मिर्ची जब होती है, सूख जाती है या सुखा देते हैं तो वो लाल रंग का हो जाता है। ये देखो मिर्ची हो गया लाल रंग का, तो उसमें आ गया क्रोमोप्लास्ट, लेकिन अब वो लाल मिर्ची वापस हरा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाएगा भाई, है ना, इसको याद रखना है आपको। अब देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है वो स्टोरेज का होता है, कलर वलर से लेना देना नहीं है इसको। इसका काम होता है स्टोरेज प्रोवाइड करना। ठीक है, पेड़ पौधों को स्टोरेज प्रोवाइड करना। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, जो प्लास्टिड है वो
मानव शरीर में नहीं पाया जाता, एनिमल में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसका काम रहता है पेड़ पौधों को स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके जो ये जो है मेनली जड़ों में पाया जाता है, ठीक है। इसके तीन प्रकार हैं और तीनों के तीनों प्रकार इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इसका नाम थोड़ा अजीब टाइप का है लेकिन याद रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बायोलॉजी में ऐसे ही नाम रहते हैं। देखो, तो पहला प्रकार इसका है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ना, उसको जड़ों में स्टोर करके रखता है, इसको जड़ों में स्टोर करता है, एक्स्ट्रा जो बनता है उसको। इसके बाद हम देख रहे हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को जड़ों में स्टोर करना। प्रोटीन, प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट ये तीसरा प्रकार का है। ये तीसरा जो है ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करने का काम करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा उसका काम क्या होता है, स्टोर करने का। और इसके भी तीन टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट ग्लूकोज को स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा, और एलियोप्लास्ट ये ऑयल और फैट को स्टोर करेगा, ठीक है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और चारा नहीं है, ठीक है। अब बताते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। सेल के अंदर में ये जैसे ये एक सेल है तो इसमें छोटा बड़ा भाग जो होता है ना, एक थोड़ा सा भाग जो होता है वो खाली रहता है। खाली रहता है किस लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए खाली रहता है, इमरजेंसी में काम आएगा ये करके, ठीक है। तो देखते हैं अब ये इमरजेंसी में क्या काम आएगा वो बताऊंगा आगे, ठीक है। एम्प्टी स्पेस होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक। इसमें क्या इमरजेंसी में क्या स्टोर करते हैं, इसमें पानी स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है और विटामिन स्टोर होता है, ताकि आप कुछ दिन के लिए यदि उसको भोजन न मिले तो वो अपना काम चला सके। इसलिए इसको जो है पॉकेट ऑफ सेल बोलते हैं। ये जो है कोशिका का जेब होता है, जेब, ठीक। अब देखते हैं, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल, दोनों सेल में पाया जाता है वैक्यूल, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल का ज़्यादा बड़ा रहता है और एनिमल सेल का साइज़ जो होता है वो छोटा रहता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल का इसलिए बड़ा रहता है क्योंकि कई बार बारिश होती है, बारिश हो रही है तो 2 दिन तक 3 दिन तक बारिश ही हो रही है, सनलाइट उसको मिल ही नहीं रहा है, तो खाना कैसे बनाएगा बेचारा। इसलिए उसका साइज़ बड़ा होता है ताकि इमरजेंसी के लिए वो वाटर, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज सब स्टोर करके रख सके, इसलिए उसके वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। मानव तो वैसे भी इंटेलिजेंट आदमी है यार, अपना सब कुछ लेके चलता है, खाना पीना है ना। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसकी इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो प्लांजी ने की थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। और नामकरण किसने किया था, तो डुजार्डिन ने किया था इसका नामकरण, ठीक। अब देखो वैक्यूल है ना। इमेच्योर वैक्यूल में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, ठीक। और मैच्योर वैक्यूल में क्या होता है, बड़ा सा होता है लेकिन संख्या में कम होता है, संख्या में कम होता है लेकिन साइज़ इसका बड़ा होता है, इसका संख्या में ज़्यादा होता है लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है। अब देखते हैं, ये वैक्यूल के चारों तरफ, वैक्यूल के चारों तरफ एक जो होती है परत होती है, एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल का भी एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, तो गोल्जी बॉडी, ये नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल यानी कि नेक्स्ट कोशिकांग जो होता है, गोल्जी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी ने, इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं गोल्जी काय, ठीक है। इसका काम क्या है, जैसे प्रोटीन का जो बंडल है ना, प्रोटीन का बंडल ये जो होता है सब इधर उधर पड़ा रहता है, तो ये क्या करता है, उसको इकट्ठा करके उसका बंडल बना देता है, इकट्ठा करके उसका बंडल बना देता है ताकि ट्रैफिक क्लियर हो जाए, ट्रैफिक क्लियर हो जाए और काम सबका आसानी से चलता रहे। तो ट्रैफिक क्लियर करने के कारण इसको जो है ना ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, जो नाम दिए रहते हैं ना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लाइपोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोला जाता है। अच्छा, प्लांट सेल में ये सेम काम करता है, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ठीक। तो ये रहा आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में ये याद रखना, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है और प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, ठीक। अब देखो, अपन पूरा एनिमल सेल पढ़ चुके, पूरा प्लांट सेल पढ़ चुके, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस, ये इस तरफ प्लांट सेल लिखा है, इस तरफ एनिमल सेल लिखा है। देखो, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, ह्यूमन सेल में नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड, वही क्लोरोप्लास्ट वाला चीज़ हमारे यहाँ पास थोड़ी पाया जाता है, अपने में नहीं पाया जाता, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जाता है, अपने में नहीं पाया जाता। वैक्यूल, इसका साइज़ बड़ा होता है, अपना साइज़ छोटा होता है। अभी देखें पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें जो है किनारों पर, अपने में बीचों बीच होता है, एकदम सेंटर में, यही सबसे बड़ा पार्ट होता है, न्यूक्लियस ही सबसे मेन चीज़ होता है भाई, है ना। और देखो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, हमारे यहाँ गोल्जी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक्स मतलब अपना खाना खुद बनाना, अपन थोड़ी बनाते हैं, तो प्लांट लोग तो बनाते हैं अपना खाना, अपन नहीं बनाते। हेट्रोट्रॉपिक मतलब परजीवी हैं अपन, ठीक है। स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये लोग खाना को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं।
और अपन जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं लीवर में, ठीक। और लाइसोसोम जो होता है ये रेयरली प्रेजेंट होता है प्लांट में, लेकिन अपने में तो रहता है ना भाई। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोबॉडीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। माइक्रोबॉडीज़ यानी कि सूक्ष्म नलिकाएँ, ये क्या होती है, ठीक है। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर के टूटने से बनता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन क्या होता है गोल्जी बॉडी का, माइक्रोबॉडीज़ का, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज़ जो है 3 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। माइक्रोबॉडीज़ 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है स्फेरोसोम्स, ग्लाइक्सोसोम और परऑक्सीसोम। ग्लाइक्सोसोम और परऑक्सीसोम, ये 3 टाइप का माइक्रोबॉडीज़ पाया जाता है। और जो डिस्कवरी इसकी किसने, डिस्कवरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है प्लांट सेल में, ओनली इन प्लांट सेल में। ये स्फेरोसोम जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ग्लाइक्सोसोम भी केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन ये परऑक्सीसोम जो है ह्यूमन और प्लांट दोनों में पाया जाता है। इसको याद रखना, परऑक्सीसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है स्फेरोसोम का, सेल्यूलर डाइजेशन, ये कोशिकीय पाचन करता है। लाइसोसोम के जैसे टॉक्सिक जो बड़ा एम्पाउंड जैसे अपना जो होता है ना, टॉक्सिक एलिमेंट आया तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर संभाल लेता है, डस्टबिन होता है, बाद में फट जाता है, फाड़ देते हैं सबको, वो काम ये करता है स्फेरोसोम, ठीक। अब ग्लाइऑक्सीसोम देखते हैं, ये क्या काम करता है, बीटा ऑक्सीडेशन फॉर फैट, मतलब एक्स्ट्रा फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, ठीक। अब देखते हैं परऑक्सीसोम का काम क्या होता है। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। प्रोटीन जो होता है वो बड़ा इतना बड़ा होता है, और एमिनो एसिड जो है इतना बड़ा होता है, तो बड़े को छोटे में तोड़ने का काम करता है प्रोटीन को ये परऑक्सीसोम, और लार्जर एमिनो एसिड को सिंपल एमिनो एसिड में बदलने का काम। वही प्रोटीन को बड़ा पार्ट है तो उसको छोटा पार्ट में कन्वर्ट करना, ताकि वो पाचन के लायक बन सके और उससे फाइनली हमको ऊर्जा मिल सके। यही टोटल प्रोसेस है ये परऑक्सीसोम, ठीक। अब देख लेते हैं, अब ये चैप्टर खत्म हो गया, साइटोलॉजी का चैप्टर आपने फिनिश कर लिया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब ये कोशिका विज्ञान का जो चैप्टर था उसी को साइटोलॉजी बोलते हैं, वो चैप्टर आपने फिनिश कर लिया। अब मैं आपको MCQ करवा देता हूँ उसका, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको आंसर करना है, आपको वीडियो पॉज कर करके खुद ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जानते हैं कोशिका ही होती है, ठीक है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, तो कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ठीक है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, नहीं, अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग अंग में होती है, ठीक है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो भाई जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, हम लोग खाना थोड़ी बनाते हैं यार, हमारे पास वो थोड़ी है ना। अब देखते हैं कोशिका का जीवित अंश, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाया था, आपको पता है कि नहीं, तो ये होता है कोशिका, ये उसके चारों ओर ये होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, ये उसके अंदर उसके बाहर होती है केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली। यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, ये सब होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। और ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये पूरा द्रव्य, ये साइटोप्लाज्म, फिर ये सेल ऑर्गेनेल, फिर ये न्यूक्लियर के अंदर का जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब होता है। तो इसमें देखो कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक द्रव्य भी होगा और अन्य कोशिकांग होगा, ये सब चीज़ आएगा प्रोटोप्लाज्म में। लेक्चर नंबर 1 और 2 को देखना आप, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है आपको, ठीक है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है ये जली पाया जाता है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अब देखो किन कोशिकाओं, इसको तो मैं 1000 बार जो पढ़ा रहा था ना तब आपको बोला था कम से कम 10 बार की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। किस कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नहीं तो पहले दूसरे लेक्चर में आप देखना RBC जो होती है वो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसको कई बार बताया था और पढ़ाते समय भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, CDS में आया हुआ है, सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना। कोशिकाओं का आत्मघाती बैग अभी पढ़ाया हूँ आपको, ये लाइजोसोम है ना। कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है, जाहिर सी बात है कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। अब उसके बाद कोशिका का पावर प्लांट, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो पचर्रा क्वेश्चन है, हर कोई जानता है इसको। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, वही है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें भी ऑप्शन में वही आएगा, रेड ब्लड सेल, ठीक। अब ये कोशिका का नियंत्रक पूछा है, कोशिका का नियंत्रक निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है। कोशिका का नियंत्रक पूछे, कोशिका का ब्रेन पूछे, कोशिका का मैनेजर पूछे, सब का सब एक ही चीज़ है, केंद्रक। बिना केंद्रक के कोशिका का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, कौन सा है सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका।
ये मैं आपको पढ़ाते समय बताया था, ये होता है माइकोप्लाज्मा, है ना। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवा, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। इसको आपको याद रखना है ना। ये सब एक साथ पढ़ाया था मैंने फैक्ट वाले क्लास में, क्लास 1 का क्वेश्चन है ये, है ना। अब डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। आज ही पढ़ाया था मैं। डीएनए जो है ऐसे रहता है, तो डीएनए को पैक करता है ये हिस्टोन प्रोटीन। अगर हिस्टोन इसको प्रोटीन को पैक नहीं करेंगे ना तो ये बिखर जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए मतलब डीएनए किस में पाया जाता है, पूछ रहा है सीधा सीधा। अभी इस आज की क्लास में मैं 3 बार आपको बता चुका हूँ कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये आज की क्लास में 3 बार बताया हूँ आपको। अब डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? यही डीएनए के बारे में बताया था ना। एक डीऑक्सीराइबोसोम सुगर होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक फॉस्फेट समूह होता है। आज की क्लास में तो बताया हूँ यार आपको, रुको पीछे लेके चलता हूँ आपको। डीएनए की संरचना में आपको दिखाता हूँ मैं डीएनए में क्या क्या होता है। ये देखो आरएनए के बारे में बताया था, ये देखो क्रोमोसोम विजिबिलिटी, जीन, और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहाँ पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है, ये तो जीन हो गया। पिछले क्लास में मैंने शायद आपको पढ़ाया था इसके बारे में। प्रोटीन होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला जो चैप्टर है, ये देखो ये बताया था ना न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड में क्या है, शुगर है, और ये फॉस्फोरिक एसिड है, दिख रहा है आपको, और ये नाइट्रोजिनस बेस है। आज की क्लास में बताया ना आपको, ठीक है। तो वही अब आगे देखते हैं, ठीक। इधर देखो एक ये वाला क्वेश्चन, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा फॉस्फेट समूह और एक नाइट्रोजिनस बेस होता है करके। अब देखो तो इंपॉर्टेंट जिसको बोलता हूँ उसको आप याद कर लिया कीजिए, ठीक है। अब ये चिकनी अंतर्प्रदेवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुपूरक कार्यों में से कौन सा कार्य है? तो ये जो विषैले पदार्थों का निस्तारण, ये काम उसका होता है। दो टाइप का होता है ना, रफ वाला, तो रफ वाला में राइबोसोम होता है तो प्रोटीन संश्लेषण करता है, जो बचा वाला है वो विषैले पदार्थों का निपटारा कर देता है, ठीक है। डीएनए में क्या मौजूद होता है और आरएनए में क्या मौजूद होता है, ये भी आज की क्लास में बताया था मैं। डीएनए मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। तो मैं आपको बताया था ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, तो सी जी से याद रखने करके बोला था आपको। ए में डबल बॉन्ड ट्री है लेकिन ये टी की जगह जो है ये है डीएनए है, ये डीएनए है, लेकिन आरएनए में टी की जगह होता है यू। तो ये क्या बोल रहे हैं, डीएनए में मौजूद होता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता, तो होता है थाइमिन, ठीक है। देखो अब आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ठीक। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन, ठीक। अब अनुवांशिकी यूनिट यानी कि जीन क्या होता है, जीन होते हैं अनुवांशिक यूनिट, अर्थात जीन क्या होता है, गुणसूत्रों में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी, ये मैं आज ही क्लास में आपको 3 बार बताया हूँ, उसको याद रखना है। वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बोला था आज की क्लास में, पिछली बार पीछे करके देख लेना आप, ठीक है। अब सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, ये क्वेश्चन, तो फ्रेडरिक हाफमिशर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। और डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। ये क्वेश्चन भी आज पिछले उसमें करवाया हूँ मैं, ठीक है। अब देखो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। डीएनए के स्ट्रैंड आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, ठीक है। और अंगुली छाप का प्रयोग सही पहचान के लिए किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं और उपयुक्त सभी उसमें आंसर है तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो है आपके लिए ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपकी प्रयोगशाला परिचारक या एसीएफ की तैयारी जो है मजबूत होती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।